नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के तहत चालू की गई हमारी विशेष मुहिम वादा वर्दी के तहत मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आशा करता हूं कि आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सभी पूरी मनोयोग के साथ परीक्षा हेतु अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। उसी तैयारी के क्रम में आपको सहायता प्रदान करने के लिए हम पुनः आज के अंक में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो साथियों, आइए समय को गंवाए बिना अपनी आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न। तो साथियों, आज की चर्चा का हमारा पहला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है, देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, निम्न में से विशेषण शब्द है। अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प है सुंदरता, बी कवि, सी विद्वान और डी भलाई। तो साथियों, इस पद का सही आंसर होगा विद्वान, विकल्प सी। विद्वान जो होगा वो विशेषण का पद हो जाएगा। अगर साथियों हम बाकी की चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा, सुंदरता जो होगी साथियों वो भाववाचक संज्ञा का पद होगा, भाववाचक संज्ञा का पद होगा। भलाई भी आपकी भाववाचक संज्ञा का पद होगी, भाववाचक संज्ञा का पद हो जाएगी। और साथियों, जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कवि, कवि जो है वो जातिवाचक संज्ञा का पद हो जाएगा। किसका हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा का पद हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो कह रहा है, निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है। तो विकल्प की अगर हम चर्चा करें तो विकल्प ए गिरना, विकल्प बी बोलना और विकल्प सी सुनाना और विकल्प डी कहना। तो साथियों जरा आप देखिए, इस प्रश्न का आंसर हमारा होगा विकल्प सी। क्यों होगा तो जरा देखिए, यहां पर देखिए ये गिरना लिखा है, ये बोलना लिखा है। अगर इसी क्रम में हम बढ़ते तो यहां सुनाना ना होकर के क्या होना चाहिए था? सुनना होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सुनना होना चाहिए था। देखिए, गिरना, बोलना, सुनना और कहना ये एक जैसी दिख रही है, एक जैसी दिख रही है। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर गिरना, बोलना और कहना ये तो एक जैसी है, लेकिन यहां पर सुनना ना होकर के क्या हो गया? सुनाना हो गया। क्या हो गया? सुनाना। और जब आप सुनाते हैं तो किसी अन्य के लिए बात करते, किसी अन्य के लिए बात करते हैं, तो यहां पर प्रयुक्त क्रिया कैसी हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी। अपने अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि का पर्यायवाची है। विकल्प ए अमृत फल, विकल्प बी उन्नयन, विकल्प सी आगंतुक और विकल्प डी आजन्म। ठीक है। तो साथियों अगर यहां पर हम अतिथि की बात करें तो साथियों अतिथि का पर्यायवाची होगा विकल्प सी आगंतुक। बाकी के तीनों पद जो होंगे वो इससे असंगत हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, जागृति का विलोम है। जागृति का विलोम है। विकल्प ए शयन, बी सुषुप्ति, सी जागरण और डी विश्राम। तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा हमारा विकल्प बी सुषुप्ति। जागृति का विलोम सुषुप्ति होता है। साथियों अगर हम बात करें शयन, तो यहां पर साथियों शयन का विलोम जागरण होगा। क्या होगा? जागरण होगा। यानी हम कह सकते हैं विकल्प ए और सी एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द युग्म है, विपरीतार्थक शब्द युग्म है। इसी प्रकार साथियों अगर हम बात करें विश्राम की, तो साथियों विश्राम का विलोम सावधान होगा। क्या होगा? सावधान होगा। साथियों बचपन में जब आप स्कूल में जाते रहे होंगे तो वहां पर पीटी की कक्षाओं में आपने अक्सर दो शब्दों को सुना होगा, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम। तो ये
शब्द युग्म एक दूसरे के क्या है, विपरीतार्थक शब्द युग्म है। तो विश्राम का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा, सावधान हो जाएगा। अगले प्रश्न की अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न हमारा शब्द युग्म के अर्थ से है, यानी ये कैसा है। तो साथियों ये प्रश्न हमारा जो है वो श्रुति सम भिन्नार्थक का है, श्रुति सम भिन्नार्थक का है। ठीक है, अब यहां पर देखें, यहां पर क्या दिया हुआ है। तो साथियों एक पद दिया हुआ है द्वीप और दूसरा पद दिया हुआ है द्वीप। आपको पूछा गया है इन पदों का अर्थ क्या है, इन पदों का अर्थ क्या है। तो साथियों जरा विकल्प को हम लोग देखते हैं, विकल्प की चर्चा करते हैं। विकल्प हमारा कह रहा है, विकल्प ए हाथी और टापू, विकल्प बी टापू और हाथी, विकल्प सी दीपक और उजाला, विकल्प डी हाथी और कवि। तो साथियों अगर हम बात करें, देखिए तो यहां पर अगर आपने बहुत थोड़ा सा सावधानी दिखाई तो आपने ये शब्द सुना हुआ है द्वीप क्या होता है। द्वीप बोलते हैं हम, द्वीप बोलते हैं चारों ओर जल से घिरी भूमि, चारों ओर जल से घिरी भूमि, चारों ओर जल से घिरी भूमि जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम द्वीप बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। और साथियों द्वीप को क्या कहेंगे, द्वीप को हम टापू के नाम से भी जानते हैं। तो साथियों यहां पर देखिए, अगर सिर्फ इस दूसरे पद को हम देखें तो दूसरे पद का अर्थ भूमि या टापू होना चाहिए, और ऐसा विकल्प आपको कहां पर, सिर्फ एक में ही मिल रहा है ना, सिर्फ एक में ही मिल रहा, दूसरे पद में आपको भूमि या टापू कहीं पर नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से ये तीनों हमारे क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। हमारे प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प ए हाथी और द्वीप। अब यहां पर साथियों देखिए, एक से आपने निकाल लिया तो ये द्वीप का अर्थ क्या हो गया साथियों, द्वीप का अर्थ होता है हाथी, यानी द्वीप जो होता है वो हाथी का पर्यायवाची होता है, या हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगले प्रश्न को अगर हम देखते हैं तो है, इनमें से अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। विकल्प ए गूंगा, विकल्प बी चुप, विकल्प सी शांत और विकल्प डी विवश। तो साथियों यहां पर दिया गया एक पद क्या दिया गया है, मूक दिया गया है। इनमें से पूछ रहा है मूक का कौन सा पद ऐसा होगा जो इसका अर्थ नहीं देगा या जो इससे भिन्न अर्थ देगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मूक का मतलब गूंगा होता है, चुप होता है, शांत होता है, तो ये तीनों इसके आंसर नहीं होंगे। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी विवश, विकल्प डी विवश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। विकल्प ए आधीन, विकल्प बी व्यवहारिक, विकल्प सी मिष्ठान और विकल्प डी अत्यधिक। तो साथियों ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी अत्यधिक। अत्यधिक जो है उसकी वर्तनी जो है वो कैसी है, शुद्ध है। बाकी के तीनों पदों की वर्तनियां अशुद्ध लिखी हैं। साथियों इसकी शुद्ध वर्तनी मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। साथियों ध्यान रखिएगा, कभी भी आधीन नहीं होता, शुद्ध पद होता है अधीन। शुद्ध पद क्या होता है, अधीन होता है, आधीन नहीं बोलते। ठीक है, अधीन होता है। अगर हम यहां पर देखें तो साथियों व्यवहारिक नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है व्यावहारिक, व्यावहारिक। तो कैसे होता है, तो साथियों देखिए मैंने आपको इस बिंदु को एक बिंदु के साथ अपनी अंतिम कक्षाओं में अवगत करवाया था कि यहां किसका प्रयोग हो रहा है, इक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है, इक प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। और इक प्रत्यय क्या करता है, लघु को दीर्घ में बदल देता है। सबसे महत्वपूर्ण पद है साथियों मिष्ठान। अब कई लोग देखेंगे तो वहां यह कह सकते हैं कि सर जी कई जगह हमने इसको इस प्रकार से दुकानों में लिखा देखा
लिखा है। और कुछ लोग कह सकते हैं कि सर जी यहाँ ना हटा करके क्या करिए, इस प्रकार से लिख दीजिए तो ये पद क्या होगा, सही हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि साथियों ये पद भी जो है वर्तनी के दृष्टिकोण से क्या है, गलत है। वर्तनी के दृष्टि से ये पद भी क्या है, गलत है। साथियों इसको आप याद रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण वर्तनी है। शुद्ध शब्द मिष्ठान ना होकर के मिष्टान्न होता है। मिष्टान्न को हम लोग शुद्ध वर्तनी के रूप में जानते हैं। तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन तीनों की शुद्ध वर्तनियां आप लोग याद कर लेंगे। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है लिंग से संबंधित। कह रहा है निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। अगर हम देखें तो यहां पर पहला विकल्प है ए पहिया, बी लिखावट, सी पखावज और डी मझधार। तो अगर हम यहां पर इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न का विकल्प ए जो होगा वो पुल्लिंग का पद हो जाएगा। ठीक है, पुल्लिंग का पद हो जाएगा। अब हम इसको अगर देखना चाहें, अगर अपने आंसर को चेक करना चाहें तो देखिए हमने क्या बताया था, लिंग परिवर्तन के लिए हमने क्या कहा था, हमने बहुत आसानी से कहा था कि इसका एक प्रयोग करके देख लीजिए, एक प्रयोग करके देख लीजिए। तो मैंने क्या बोला, हमने बोला रथ का पहिया। ठीक है, क्या बोला, रथ का पहिया। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर ये विभक्ति प्रयोग हुई है का की के। यहां पर ये जो विभक्ति प्रयोग हुई है का की के, साथियों इस विभक्ति का प्रयोग किसके अनुसार हुआ है, तो याद रखेगा इस विभक्ति का प्रयोग किसके, पहिया के अनुसार हुआ। किसके अनुसार हुआ है, पहिया के अनुसार हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ये पहिया का, यहां पे जो वर्तनी का है, ये का जो है वो किसको निरूपित करती है साथियों, का ये जो चिन्ह है, ये संबंध कारक के पुल्लिंग का निरूपण करता है। किसका निरूपण करता है, पुल्लिंग का निरूपण करता है। और अगर पुल्लिंग का चिन्ह हो रहा है तो इसका मतलब संबंधित पद भी किस लिंग का होगा, पुल्लिंग का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पुल्लिंग का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, विकल्प ए होगा। बाकी के तीनों पद साथियों हमारे किससे संबंधित हो जाएंगे, बाकी के तीनों पद हमारे स्त्रीलिंग के पद हो जाएंगे, स्त्रीलिंग के पद हो जाएंगे। आइए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। साथियों इस प्रश्न को पढ़िए और इसके विकल्प के साथ जरा प्रश्न के उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिए। तो देखते हैं साथियों, प्रश्न हमारा कह रहा है बच्चा गया इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। काल का प्रश्न है। विकल्प ए सामान्य भूतकाल, बी पूर्ण भूतकाल, सी भविष्य काल और डी सामान्य वर्तमान काल। तो साथियों अगर हम इस प्रश्न के आंसर की चर्चा करें तो बच्चा गया इस पद में सही काल होगा विकल्प ए सामान्य भूतकाल। साथियों अगर हम सामान्य भूतकाल की चर्चा करें तो सामान्य भूतकाल की पहचान क्या कहती है कि क्रियापद के अंत में क्या आए, क्रियापद के अंत में क्या आए, तो साथियों क्रियापद के अंत में आ ई ए, क्या आए, आ ई और ए आए। अगर आप देखिए तो साथियों यहाँ क्रियापद क्या है, यहाँ पर क्रियापद क्या है, यहाँ पर क्रियापद है आपका गया। और गया की अगर बात करें तो देखिए गया के आखिरी में क्या आ रहा है, आ रहा है। क्या आ रहा है, आ रहा है। इस कारण से यहाँ पर कौन सा काल होगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। आंसर हमारा होगा विकल्प ए। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा वाच्य से संबंधित है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। भाववाच्य का उदाहरण है। विकल्प ए मैंने पुस्तक पढ़ी, विकल्प बी पुस्तक पढ़ी जाती है, विकल्प सी आम खाया जाता है, विकल्प डी धूप में चला नहीं जाता, नहीं जाता।
अब अगर साथियों भाववाच्य को देखें तो भाववाच्य की सबसे महत्वपूर्ण एक जो पहचान होती है, एक जो बिंदु होता है, वो क्या कहता है? वो कहता है असमर्थता का भाव। क्या कहता है? असमर्थता का भाव। यानी किसी वाक्य में यदि कैसा हो, असमर्थता का भाव पाया जाए, असमर्थता का भाव पाया जाता है, तो वहां कौन सा वाच्य हो जाता है? भाववाच्य हो जाता है। साथियों अगर इन चारों विकल्पों की बात करें तो इसमें आप असमर्थता का भाव विकल्प डी में पाते हैं, धूप में चला नहीं जाता है। तो हमारा आंसर जो होगा वो विकल्प डी हो जाएगा, जिसमें कौन सा वाच्य होगा? भाववाच्य होगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। साथियों यह वाक्य किस प्रकार का है यह पूछ रहा है। विकल्प की अगर हम बात करें तो कह रहा है सरल वाक्य, बी इच्छावाचक वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी आज्ञावाचक वाक्य। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहां पर इस वाक्य में योजक चिन्ह के रूप में की का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? की का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और अगर योजक चिन्ह के रूप में की का प्रयोग होता है तो साथियों आपको पहचान मालूम है कि ऐसे वाक्य जो होते हैं वो प्रायः मिश्र अथवा संकर वाक्य के रूप में जाने जाते हैं। कहीं कहीं पर इसको संकर वाक्य के रूप में भी लिख सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों क्या होंगे? एक ही होंगे। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। विकल्प सी जो होगा वो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, आंख का पानी ढलना इस मुहावरे का सही अर्थ है। आंख का पानी ढलना, विकल्प देखें तो ए बहुत क्रोधित होना, बी निर्लज्ज होना, सी बुढ़ापा आ जाना और डी मर जाना। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प बी निर्लज्ज होना। निर्लज्ज होना हम लोग कई बार प्रयोग करते हैं जब हम किसी को गुस्साते हैं, किसी के ऊपर क्रोधित होते हैं, तो हम कहते हैं उसकी हरकतों के कारण उसको कहते हैं कि यार गजब करते हो, तुम्हारी तो आंखों का जो है वो क्या हो गया? पानी भी मर गया है। आंखों का पानी मरने का मतलब क्या हो गया? तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई लज्जा, शर्म और हया नहीं रह गई है। तो इस पद का सही आंसर हो जाएगा विकल्प बी निर्लज्ज होना। निर्लज्ज होना। अगले प्रश्न की ओर साथियों हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा होगा। विकल्प ए दांत काटी रोटी, विकल्प बी आस्तीन का सांप, विकल्प सी अक्ल की दुम और विकल्प डी आबनूस का कुंदा। तो कपटी मित्र, ठीक है, कपटी मित्र के लिए हम लोग जिस मुहावरे का प्रयोग करेंगे वो होगा विकल्प बी आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का अर्थ होता है कपटी मित्र। ठीक है, कपटी मित्र। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है, आंख न दीदा काढ़े कसीदा। आंख न दीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ आपको बताना है। साथियों परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। विकल्प ए बहुत निपुण बनना, विकल्प बी साधन न होने पर भी काम कर लेना, विकल्प सी सर्वथा अयोग्य और विकल्प डी योग्यता न रहने पर भी काम करने की शेखी भरना। तो साथियों अगर हम बात करें, अगर हम चर्चा करें तो हम यहां पर देख सकते हैं, अगर हम सिर्फ इस पद को पढ़ करके और विकल्पों में से चयन करें तो भी सावधानी पूर्वक पढ़ के हम अपने आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। और पढ़ने पर हमें आंसर प्राप्त होता है विकल्प डी, योग्यता न होने पर भी काम करने की शेखी भरना। ठीक है, तो अगला प्रश्न है हमारा, आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति है। साथियों हम आपको बताएं कि इस प्रश्न में हमारे 3-4 लोकोक्ति के प्रश्न हैं। उसका कारण यह है कि विगत दो तीन जो सेट हम लोगों ने कराया उसमें लगातार लोकोक्ति के प्रश्न या तो नहीं थे या उसकी संख्या एक ही थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस बार हमने थोड़ा सा लोकोक्ति और मुहावरे के प्रश्नों को जो है उसकी संख्या को बढ़ाया है, जिससे जो
सामंजस्य है, जो बैलेंस है, वो हमारा क्या हो, वो बना रहे। तो ध्यान रखिएगा, इसको लेकर के आप किसी भी प्रकार की दुविधा ना पालिएगा। जो प्रश्नों की संख्या है उसको ध्यान में रखते हुए ही हम क्या कहते हैं, अपने जो हमारे सेट है उसका निर्माण करते हैं। तो चूंकि इनकी संख्या लगातार बहुत कम हो रही थी और परीक्षा में 2 से 3 लोकोक्तियां पूछी ही जाती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम अपने कुछ प्रश्न के साथ हमने इसमें क्या किया है, लोकोक्ति मुहावरों की संख्या को बढ़ाया है। तो आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए लोकोक्ति होगी। विकल्प ए, आंख का अंधा नाम नयन सुख। विकल्प बी, ऊंची दुकान फीका पकवान। विकल्प सी, ऊंट के मुंह में जीरा। और विकल्प डी, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प बी। विकल्प बी हमारा जो होगा इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब साथियों, आपके लिए होमवर्क का कार्य है, आपके लिए होमवर्क का कार्य है कि इसके जो बाकी के विकल्प हैं, इसके जो बाकी के विकल्प हैं उनके अर्थ को आप लिख करके याद करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही आप क्या करेंगे, बढ़ा पाएंगे। अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन यहां कराया, बाकी के जो है आपको वो क्या करने हैं, स्वयं बनाने हैं, स्वयं देखने हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प बी। आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए हम लोग बोलते हैं ऊंची दुकान फीके पकवान या फीका पकवान। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है। विकल्प ए, मागधी अपभ्रंश से। विकल्प बी, अर्ध मागधी अपभ्रंश से। विकल्प सी, सौरसेनी अपभ्रंश से। और विकल्प डी, पैसाची अपभ्रंश से। तो साथियों ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली की उत्पत्ति जो हुई है वो विकल्प सी, सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। पूरक प्रश्न मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, दो पूरक प्रश्न आपके सामने हैं। दो पूरक प्रश्न में आप लोग लिखिए, सौरसेनी अपभ्रंश की अन्य जो बोलियां हैं वो क्या है। सौरसेनी अपभ्रंश की अन्य बोलियां जो है वो क्या है, अन्य बोलियां जो है वो कौन कौन सी हैं। और दूसरा, यहां पर ये जो मागधी, अर्धमागधी और ये जो पैसाची दिया हुआ है, इनसे कौन कौन सी बोलियां उत्पन्न हुई हैं, ये आपको सर्च करके अपने नोटबुक में मेंशन करना है। तो आपके सामने दो पूरक प्रश्न इसके मैंने यहां से दे दिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है। साथियों याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो जो है वो चंदरवरदाई की पुस्तक है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की बात करें तो साथियों इसकी एक विशेषता है, इसे हिंदी साहित्य का ठीक है प्रथम महाकाव्य माना जाता है। साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, प्रथम महाकाव्य की उपमा दी जाती है। और हिंदी का इसी प्रकार हिंदी का पहला कवि जो है वो चंदरवरदाई को माना जाता है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। ठीक है, विकल्प ए प्रेमचंद्र, विकल्प बी भगवान दास, सी जयशंकर प्रसाद और विकल्प डी लाला भगवान दीन। तो साथियों पंच परमेश्वर जो कहानी है उसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र जो है वो इस कहानी के लेखक है। साथियों मेरा आपसे निवेदन है कि जब कभी भी थोड़ा सा समय मिले तो इस कहानी को जरूर पढ़िएगा। बहुत बेहतरीन कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है, न्याय पे आधारित। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। अगला प्रश्न कहता है, हरी घास पर क्षण भर। पेपर के दृष्टिकोण से यह भी बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। पूछा गया है ये रचना किसकी है, किसकी रचना कृति है? हरी घास पर क्षण भर। विकल्प ए जयशंकर प्रसाद, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी अज्ञे और डी मुक्तिबोध। तो साथियों याद रखिएगा, हरी घास पर क्षण भर जो है वो अज्ञे जी की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञे जी की रचना है। साथियों आपको बताना है अज्ञे जी का नाम क्या है, अज्ञे जी का नाम क्या है, ठीक है, अज्ञे जी का नाम क्या है। अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं, अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा वर्णमाला से संबंधित है। निम्न में से घोष अथवा सघोष वर्ण कौन सा है? आपसे पूछा है कौन सा वर्ण घोष अथवा सघोष है? विकल्प ए पा, बी था, सी बा और डी सा। तो साथियों अगर हम सही उत्तर की ओर जाएं तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी। आपको याद होगा साथियों, हमने आपको बताया था पहले और दूसरे वर्ग के जो वर्ण हैं वो क्या होते हैं? अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। और अगर हम चर्चा करें तो तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग के जो वर्ण हैं वो कैसे होते हैं? वो सघोष होते हैं। कैसे होते हैं? सघोष होते हैं। तो यहां पर बा जो है, देखिए बा जो है वो तीसरे वर्ग का वर्ण है, जिस कारण से ये क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़े तो ये प्रश्न है हमारा, नेत्रहीन किस समास का उदाहरण है? तो साथियों विकल्प देखते हैं, ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि और डी तत्पुरुष। तो साथियों अगर इस पद को हम लिखें तो हम लिख सकते हैं नेत्र से हीन। अब यहां पर देखिए इन दो पदों के बीच में ये क्या हुआ? ये से चिन्ह का प्रयोग हुआ, जो कि किसको निरूपित करता है? साथियों ये से जो है वो विभक्ति को निरूपित करता है। और सबको मालूम है, मैंने आप लोगों को विस्तृत रूप से पढ़ाया है कि विभक्ति आधारित समास जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी, विकल्प डी तत्पुरुष समास। जो प्रश्न है हमारा, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? प्रत्यय की अगर हम बात करें, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो देखिए विकल्प ए गीला, विकल्प बी ईला, विकल्प सी ला और विकल्प डी ईला। साथियों अगर हम पद की बात करें तो रंगीला शब्द को अगर हम देखें तो इसमें मूल पद क्या है? साथियों इसमें मूल पद रंग है। और अगर अब हम बात करें रंग के बाद इस पद में क्या बचा, तो साथियों इसमें प्रत्यय के रूप में जुड़ा ईला। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प डी ईला। यानी रंगीला शब्द में मूल पद के रूप में रंग और प्रत्यय के रूप में ईला प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द तद्भव का है? तद्भव का मतलब साथियों हिंदी का शब्द हो जाएगा। और अगर हम विकल्प देखें तो ए मृत्तिका, बी विकार, सी कपाट और डी कपूर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प डी कपूर। और साथियों इसका तत्सम पद होगा कर्पूर। क्या होगा? कर्पूर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर है। विकल्प ए आ, विकल्प बी औ, विकल्प सी ई और विकल्प डी ऊ। तो साथियों अगर हम देखें तो यहां पर ये देखिए ये तीनों क्या हैं? ये तीनों जो है आपके वो लघु स्वर है। क्या है? लघु स्वर है। तो अगर हम देखें तो इस प्रश्न का आंसर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, वो है विकल्प बी औ। औ जो है वो हमारा कैसा हो जाएगा? संयुक्त स्वर हो जाएगा। साथियों आपको यहां पर एक प्रश्न दे रहा हूं, आपको यहां पर बताना है कि संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? इस प्रकार से आपके सामने ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपको संयुक्त स्वरों की पूर्ण जानकारी है।
महत्वपूर्ण जानकारी है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? विकल्प ए छा, विकल्प डी ठा, सी ला और डी हा। तो साथियों अंतस्थ व्यंजन जो होगा वो हमारा होगा विकल्प सी ला। अगर हम बात करें तो साथियों अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो होती है, अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो साथियों 4 होती है, जिसके अंतर्गत या, रा, ला और वा ध्वनियां आती हैं। या, रा, ला और वा ध्वनियां आती हैं। अगर हम विकल्प से देखें तो विकल्प में हमारा ला विकल्प जो है वो विकल्प सी के रूप में मौजूद है। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा विकल्प सी ला। तो साथियों इस प्रकार से हमारी आज की चर्चा के जो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न थे वो कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सत्र जो है वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा और इसी प्रकार हम दिन प्रतिदिन अपनी मेहनत को करते हुए एक निश्चित माहौल में तैयारी करते हुए, ठीक है, अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे और परीक्षा में सफलता को प्राप्त करेंगे। साथियों आपके साथ हमारा संवाद का ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी आज की चर्चा को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को जय हिंद।